अंजा, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अंजा, आपके ख्याल में मेक और ब्रेक इशू क्या है? जिस तरह जॉर्ज साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या लबनान वाला मामला रहेगा या न्यूक्लियर इशू रहेगा? आपके ख्याल में आपको क्या लग रहा है, मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से रुक सकते हैं इस तमाम जंग के अमल के अंदर? देखिए, एम्बेसडर साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि कुछ जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जो हैं, इजराइल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ द वाइल्ड कार्ड। जैसे एम्बेसडर साहब ने पहले भी मेंशन किया, वो एक पार्टी नहीं है इस एमओयू का, हालांकि वो डायरेक्टली निगोशिएशंस में इन्वॉल्व भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक तरह से ये स्ट्रक्चरली अपोज करता है वो इस किस्म की डील को। इसीलिए इजराइल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ द बिगेस्ट स्पॉइलर, स्पेशली क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अभी भी जो हम एक चीज़ निगलेक्ट कर रहे हैं कि जो करंट सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई साहब, उनकी फैमिली इसी यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से असैसिनेट हुई है। तो वो और जो उनके साथ जो आईआरजीसी वाले हार्डलाइनर्स हैं, वो इतने इजीली इजराइल को ऑफ द हुक नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ देखें, जो यूएस इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट्स हैं सेपरेटली, जो एक काउंटर इंटेलिजेंस कंसर्न्स हैं इसराइल की ईव्स ड्रॉपिंग के ऊपर भी, जो कि यूएस नेगोशिएटर्स के साथ हैं। तो ये बिल्कुल एक अटलांटिक काउंसिल की भी आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहाँ पे ये जो दरारें जिसका एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया, ये बड़ी अब वाज़े तौर पे शाया हो गई हैं बिटवीन द यूएस एंड इजराइल। सो डेफिनेटली एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली जो डोमेस्टिक तौर पे दोनों तरफ से स्केप्टिसिज्म है। हमने बात की अबाउट ईरान के अंदर क्या है, और अभी विद इन अमेरिका अगर देखें तो ओबामा की भी हमें पता है कि वो वहाँ से भी उनकी भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट आई थी JCPOA के कंपैरिजन के साथ, और ट्रंप के हवाले से भी अगर देखें तो अब तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि रिपब्लिकन वोट भी अभी मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही रिपब्लिकन वोट भी तकरीबन 27-28% तक मनफी में चला गया। एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, एक प्रेशर है जो बना रहेगा अमेरिका के ऊपर भी कि इस डील को, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में जी इलेक्शन जो है ना, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आने वाले इलेक्शन में ट्रंप को खतरा है? जी, अब अगर ये पीस डील किसी तरह या इजराइल को वो कंटेन नहीं कर पाते, सो आई थिंक कि इसके ऊपर देखें, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना यूएस इलेक्शंस में, मेरा ज़ाती राय है, मैंने खुद भी आई वाज इंटर्निंग इन द वाइट हाउस, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन इलेक्शंस जो है ना हेविली डिपेंडेंट होते हैं उनके वोटर सेंटिमेंट ऑन द गैस प्राइजेस। तो अब गैस की जो प्राइसेस हैं, आपने देखा अब नए हॉर्मुज़ के क्लोज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, उससे महंगाई बढ़ती है। लोग अब $100 प्लस पर बैरल खरीदने के तो उसमें कभी भी उससे यूज टू ही नहीं थे। तो आई थिंक और डेफिनेटली, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो हैं, ही नेवर वांटेड टू बी नोन एज ए प्रो वॉर प्रेसिडेंट। अगर आप जेडी वैंस को भी देखें तो ये जो यूएस ने अभी ये जो स्ट्रक्चरल एक प्रॉब्लम है ना जी, और अगेन मैं अगर JCPOA के टाइम से भी कंपैरिजन करूं तो JCPOA के टाइम से भी कंपैरिजन करूं तो एक जो प्रॉब्लम आती है ना जी, वो ये आती है कि उस टाइम पे बिल्कुल जो वेरिफिकेशन थी न्यूक्लियर वाले प्रोग्राम की भी, IAEA को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड राइट्स थे। ठीक है, वेरिफिकेशन के इस पॉइंट पे वो चीज़ें डिफरेंट है। और क्या चीज़ जो हारिस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, यही आप वाला पॉइंट ट्रंप के हवाले से जो आपने उठाया है कि उनकी पोजीशन को खतरा है। हारिस साहब, आपको लग रहा है कि अब अगर ये अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो ख़तरा होगा, या फिर जो जंग शुरू होना था वही एक पॉइंट था जिसने डैमेज जो है वो डाल दिया था, डेंट डाल दिया था उनके आने वाले इलेक्शन के अंदर? देखें, दोनों सूरतों में ट्रंप को इस वक्त डिफिकल्ट है। बिल्कुल, लड़ाई अगर ना करते तो ही वुड हैव बीन मच बेटर। अब लड़ाई करने के बाद चाहे वो पीस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, दोनों में इनको नुकसान है। इसलिए कि लड़ाई के बाद उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि व्हाई डिड ही गो फॉर वॉर। उन्होंने अगर 4 टारगेट थे कि न्यूक्लियर ख़त्म करना था, तो मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म करनी थी, ड्रोन ख़त्म करने थे, रजीम चेंज करनी थी, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, देन व्हाई डिड यू वेस्ट योर टाइम एंड यू लॉस्ट योर मेन? आपने $1 बिलियन का नुकसान उठाया,
बिल्कुल। आपने अमेरिका की प्रेस्टीज क्रेडिबिलिटी को और फिर आप एक्सपोज भी हुए, आप टोटली एक्सपोज हो गए। और आपने दुनिया ये भी पता चल गया अमेरिका में कि आपने ये इजराइल की लड़ाई लड़ी, ईरान ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी। और ये भी यहाँ पता लगा कि अमेरिका को शिकस्त दी जा सकती है। अब सेकंड, अब आप जब सीज फायर कर रहे हैं, व्हाट हैव यू गेन, किस टर्म से किया? क्या आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल लिया? नहीं खोल सके थे आप। नंबर 2, आपने रजीम चेंज नहीं कर सके। आप ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी नहीं खत्म कर सके। एक उसके पास सिर्फ फैदर इन द कैप ले सकता है फाइनली, कि मैंने जो 47 ईयर्स में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान को डीन्यूक्लियराइज नहीं कर सका। मैंने वो इस माहदे के तहत ये 60 किलोग्राम जो यूरेनियम है, ये मैंने डीग्रेड करा दिया। चाहे अमेरिका में जाए या चाइना में जाए या किसी फ्रेंडली कंट्री में जाए या ईरान में जाए, अंडर इंस्पेक्शन ऑफ IAEA, और वो कहते हैं हमने इसको डीग्रेड करके 3.67 ला के एटमी रिएक्टर में चला दिया, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये वो एक पे इलेक्शन स्लोगन लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट एनफ। नाउ इनका इंप्रेशन बहुत था। फिर अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट, इमेच्योर, सेनेट खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ, अवाम की महंगाई, दे वेरी सेंसिटिव टू ऑयल गैस प्राइस, जैसे इंदा ने बात की, वो भी बिल्कुल ठीक कह रही है। इन कॉन्टेस्ट में ही इज लॉस्ट हिज ओन इमेज, और जिसकी वजह से इनका काफी ग्राफ भी डाउन चला गया। इन दैट्स व्हाई ही कोई ना कोई वो बहाना लगाते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी एक्स पे डाल देते हैं, कभी वो वहां से मिसाइल फायर कर देते हैं, जस्ट ही हैज अ कंट्रोल इन दिस एरिया। एंड नाउ डिफीट भी नहीं ईरान को, जो उनका था डिफीट करूंगा तो मुज़ाकरात करेंगे, वो भी नहीं हो सका। ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। अंजा, आपको क्या लगता है इस तमाम सिनेरियो के बाद, इस तमाम जंग के बाद जो हाल अहवाल है वो अब क्या होने जा रहा है? क्या अब हम अमेरिका को सुपर पावर समझें? क्या वही धाक रहेगी अमेरिका की खित्ते के अंदर? क्या उसी तरह से नेगोशिएशंस कर पाएगा अमेरिका? और जो चाइना रूस के मुकाबले में जो गुफ्तगू होती है अमेरिका की, क्या वही मुकाम बरकरार रहेगा अमेरिका का, या कुछ तब्दीली आएगी तमाम सिनेरियो में? इंटरेस्टिंगली CFR के चार्ल्स कप्चन जो हैं, उन्होंने अल जजीरा को सुबह एक बात की है कि देयर इज़ नो वे दैट US एंड ईरान कैन फाइनलाइज अ डील अगले 60 दिनों के अंदर। और बार बार इस चीज़ में अब हम यहाँ आते हैं कि देखें, पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड्स की तरफ से भी रेजिस्टेंस आए, जिस तरह मैंने मेंशन किया। अच्छा, अमेरिका वेदर और नॉट के सुपर पावर है, देखें, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हम अभी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए। नंबर 2, जो हमारी ग्लोबल साउथ या ओवरऑल मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का किरदार निभाया, उसने प्लेबुक जो पूरी रीइन्वेंट कर दी है डिप्लोमेसी की, कि अब हम नो लॉन्गर डिपेंडेंट हैं, भले इकोनॉमिकली फ्रैजाइल स्टेट्स हों, लेकिन वो दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरह UN है, NATO है, उनकी ज़रूरत पड़े। तो एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो गई है। अच्छा, थर्डली, अमेरिका का जो शेयर साइज़ है, मिलिट्री माइट है, देखें, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो एक हकीकत है, दर हकीकत ही रहेगी। लेकिन इजराइल के हवाले से ज़रूर मैं कहूँगी, देखिए, ये जो ओवरऑल एक खबर ये भी तो आई थी ना, 25% से ज़्यादा अपने जंगी असासे इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका ईरान की इस जंग में, जिसमें हासिल रसूल कुछ भी नहीं हुआ। बेशक ऐसा ही है। देखिए, जब भी जंग होती है असासे दोनों तरफ यूज़ होते हैं, और ये भी नहीं है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड कोई एसेट्स नहीं पड़े हुए होते। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि अमेरिका के लिए वर्सेस ईरान ने सिर्फ डिफेंड करना था, अमेरिका ने अटैक करना था, तो बड़ी इनकॉन्फिडेंट जंग थी कि जहाँ एक जगह बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, एक जगह शायद थाउजेंड्स या मिलियंस का नुकसान हुआ हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम इस चीज़ को तो डेफिनेटली यहाँ ये भी देखें कि अमेरिका की एक तो नेटो की तरफ से जो उसको सपोर्ट थी वो भी चली गई है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ JCPOA के टाइम से, तो जो वेस्टर्न दूसरी पावर्स थी ना, जिस तरह यूरोपियन, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये अब यहाँ इस MOU के अंदर भी या इस पूरे नेगोशिएशन के प्रोसेस में कहीं जिक्र नहीं। ठीक है।